आफ्टरनून क्लास। कल क्या पढ़ रहे थे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? ओके ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं ना जो भी हमने कल पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने कल देखा था ऑफर के बारे में। अच्छा, ऑफर का सेक्शन नंबर कौन सा होता है? बिल्कुल सही, 2 क्लॉज A। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ऑफर में क्या ऐड करना होता है हमें? एक्सेप्टेंस। अब इसमें एक्सेप्टेंस अगर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉमिस आ जाएगा। ठीक है, सेक्शन नंबर क्या होता है एक्सेप्टेंस का? 2 क्लॉज B। ठीक है। उसके बाद प्रॉमिस के अंदर क्या ऐड करना होता है हमें? कंसिडरेशन ऐड करना होता है। ऐसा करने से क्या बन जाएगा? ठीक है, अग्रीमेंट बन जाएगा। अग्रीमेंट का सेक्शन क्या होता है? 2EFE। ठीक है, ई होता है। फिर ये अग्रीमेंट में हमें क्या ऐड करना होता है? ठीक है, लीगल एनफोर्सेबिलिटी ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन कौन सा है? श्योर? 2G नहीं था? ठीक है, 2H था। ओके, तो ऐसा करके हम लोगों ने पूरा कल ये चेन देख लिया था। सारी डेफिनेशंस हम लोगों ने कल कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, डेफिनेशंस याद है क्या किसी को? याद है, वेरी गुड। ऑफर की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है। फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन। ठीक है, परफेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है बॉयज? एनीवन? नो वन? हम सिर्फ सुनने आते हैं, बोलने नहीं आते मैम। हाँ, अग्रीमेंट। ठीक है, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। परफेक्ट है। अच्छा, कल हम लोगों ने लास्ट टॉपिक क्या लिखा था इसमें? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखी थी, तो सारी डेफिनेशंस कंप्लीट है ना। देखो, हमारा ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ये छोटे छोटे अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, चैप्टर्स कितने हैं हमारे पास? टोटल 8 चैप्टर्स हैं जो हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ने हैं। फाइन। तो अभी हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट किया था। तुम लोग चाहो तो ऊपर चैप्टर 1 लिख सकते हो। ओके, जो हमने कल स्टार्टिंग किया था ना, उसके ऊपर चैप्टर नंबर 1 लिख सकते हो। समझ आया कहाँ लिखना है? चैप्टर 1 लिखना है कहाँ पे? जो हमने कल स्टार्टिंग किया था जहां से, वहां से ले ऊपर आप चैप्टर 1 लिख दो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 1 है ये। वैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खुद तो चैप्टर 2 है ना? वैसे हम चैप्टर्स में थे, बट इसके अंदर का जो है वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 1 है। अच्छा, अब हम लोगों ने इतना तो समझ लिया कि अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अग्रीमेंट के अंदर इलीगल इन्फोर्सिबिलिटी होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होता है? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, श्योर? ठीक है। अब एक बात और मुझे बताना, एक एग्जाम्पल दे रही हूं। सपोज करो एक फादर है, वो फादर अपने सन को एक दिन प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें ना हर महीने पॉकेट मनी पे करूंगा, और कितना? 5,000 रुपीज एवरी मंथ। ठीक है। अच्छा, 5,000 इतना हैवी अमाउंट वो हर महीने देंगे? ठीक है, मतलब बिगाड़ रहे हैं बच्चों को, है ना? कोई बात नहीं। अब अगर किसी महीने अगर इन्होंने ये पॉकेट मनी पे नहीं किया अपने सन को, तो क्या ऐसी सिचुएशन में ये उनको स्यू कर सकता है क्या? स्यू कर लेगा क्या उनको कि आपने तो प्रॉमिस किया था कि हाँ मैं इतना तुम्हें दूंगा, और आप नहीं दे रहे हो, तो चलो अब कोर्ट में लेंगे हम? ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं ना।
तो देखो क्यों ऐसा हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बोला, हमने इसको स्यू करने के लिए मना क्यों किया? रीजन इज बिकॉज ये सोशल अग्रीमेंट्स होते हैं, सोशल प्रोमिसेस है, ठीक है। अब इनके अंदर है ना लीगल एनफोर्सेबिलिटी जैसी चीज होती नहीं है, राइट। अब ऐसे में अगर पापा सोचो उसको कोई पॉकेट मनी दे रहा है तो बदले में बच्चे से क्या ले रहे हैं? कुछ नहीं लेते हैं ना, कुछ भी नहीं। तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस दोनों की तो क्रिएट हुई नहीं ना, जब वो नहीं हुई तो स्यू कैसे कर लोगे, राइट। तो इसीलिए आपके अग्रीमेंट्स जो है ना वो दोनों टाइप के होते हैं। मैं वापस बता रही हूँ, अग्रीमेंट्स जो होते हैं वैसे वो दोनों हो सकते हैं। कौन कौन से? सोशल भी हो सकते हैं और लीगल वाले भी हो सकते हैं। फाइन, सोशल जो अभी मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दिया वो सोशल अग्रीमेंट था। लीगल अग्रीमेंट कौन सा हुआ? जिसमें राइट्स ऑब्लिगेशंस होती हैं, जैसे अभी वो कार वाला एग्जांपल हम लोगों ने लिया था पहले ही दिन, वो आपका क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन है। अच्छा, एक और एग्जांपल इसका। सुबह घर से निकल रहे थे तो मम्मी से कहा आज दिन में क्या बनाओगी? मम्मा ने कहा पाव भाजी बनाऊंगी आज, ठीक है। अब पूरे दिन दिमाग में वही घूम रही थी, वही घूम रही थी, लास्ट के लेक्चर में भी बैठा नहीं गया, मुंह में पानी आ गया, है ना। अब फाइनली घर गए जब, तो पता लगा आज पाव भाजी नहीं बनी, आज तो लौकी की सब्जी बनी। अब क्या हो गया? मूड खराब हो गया, राइट। मम्मा ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, स्यू करेंगे अब उन्हें? है क्यों करें क्या कि आपने जो प्रॉमिस किया था वो आपने फुलफिल नहीं किया, और कुछ चाहिए था, हेल्प वेल्प चाहिए थी तो मुझे बता देते भाई, मैं कंसिडरेशन दे देता बदले में। अब तुमने क्योंकि ब्रीच किया है तो अब हम कोर्ट में मिलेंगे, ऐसा करेंगे क्या? हाँ, जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा खाना। सही है। तो इसीलिए ये सोशल प्रोमिसेस है, अगेन सोशल अग्रीमेंट्स, ये सिर्फ अग्रीमेंट कहलाएगा लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, ये ध्यान रखना। ओके, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अग्रीमेंट के अंदर सोशल अग्रीमेंट्स भी आ गए और लीगल भी आ गए। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? लीगल वाला आपका क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, सिंपल। ओके, तो अब हम लोग है ना डिफरेंस लिख रहे हैं अग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में कि क्या फर्क होता है। तो इसमें हेडिंग बनाओ इसकी, डिफरेंस बिटवीन agreement and contract. Difference between agreement and contract. अब देखो एग्जाम में हम लोगों को कभी भी अगर डिफरेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, तो हमेशा उसके लिए टेबल प्रिपेयर करोगे और फर्स्ट वाले कॉलम में हमेशा बेसिस लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अभी जैसे तुम लोग 11-12 में प्रैक्टिस फॉलो कर रहे थे ना, पता नहीं ऐसे कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बट कोई बात नहीं, अब से लेके हमें ये हैबिट डालनी है, बिकॉज हमारा ये डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा पूरा। हमेशा 3 कॉलम्स होने चाहिए। अभी जैसे अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट आ गया और एक तुम्हारा आगे बेसिस होगा कि किस बेसिस पे आप क्या कर रहे हो? डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो, ठीक है। तो वही 3 कॉलम्स बनाओ फिर, बेसिस, दूसरा अग्रीमेंट एंड तीसरा कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला पॉइंट, बेसिस के अंदर मीनिंग लिख रहे हैं हम, तो मीनिंग कौन सी लिखोगे? जो हमने कल डेफिनेशन लिखी थी, ठीक है, वो लिख लेंगे हम इसमें। तो मैं इसमें ब्लैंक छोड़ रही हूं, या सेम एज कर लो इसको तुम, या फिर सेम एज बिफोर लिख लो। जो हमने पहले लिखा था एग्जैक्टली सेम वैसा ही रहेगा। एक सेक्शन नंबर का डिफरेंस भी बना सकते हो अगर तुम लोगों को याद है तो, है ना। गलत नहीं लिख के आना है, अगर अच्छे से श्योर नहीं हो तो मत लिखना फिर इसको। वैसे क्या सेक्शन था इसका? कॉन्ट्रैक्ट का
ठीक है, दो तो ये हो गए डिफरेंसेस। स्कोप, अच्छा दोनों में से स्कोप वाइडर किसका है, कौन सा टर्म बहुत ज्यादा वाइडर है? एग्रीमेंट ना, रीजन दोनों आ जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ लीगल ही आते हैं, है ना, इस वजह से अग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म। यहाँ पे हम लिखेंगे एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म because it includes legal and social agreements. Contract is a narrow term as it only includes legal obligation. नेक्स्ट बेसिस इसमें आएगा लीगल ऑब्लिगेशंस का। दोनों में से कौन सी चीज लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करती है? कॉन्ट्रैक्ट। और अग्रीमेंट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, दोनों चीजें हैं। तो इसकी लाइन हम ऐसे लिखेंगे, does not necessarily create legal obligations और यहाँ पे must always create legal obligations. नेचर लिखेंगे इसका, all agreements are not contracts but all contracts are agreements. अच्छा ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? ट्रू है ये? सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो अग्रीमेंट होते हैं। सही लिखा है एकदम, परफेक्ट है। कैसे? हाँ
बिल्कुल सही बात है। अग्रीमेंट दो टाइप्स के होते हैं, सोशल भी होते हैं एंड लीगल भी होते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ कौन से वाले होते हैं, लीगल वाले होते हैं। इसका मतलब हर एक कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट तो है ही ना, लेकिन सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये चीज तुम्हें यहाँ से भी समझ में आ रही होगी, अभी हमने ये वाला जो चार्ट बना के बताया था। अब देखो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, अल्टीमेटली अग्रीमेंट ही तो है, इसी का ही तो पार्ट है। ओके लेकिन क्या मैं ये कहूंगी कि सारे अग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। व्हाई? बिकॉज ये सोशल प्रोमिसेस भी तो क्रिएट करते हैं ना, ये सोशल अग्रीमेंट्स भी तो होते हैं ना इसके अंदर, वो वाले तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं। ओके क्लियर? अच्छा एक और बात, ये सिर्फ डिफरेंस के व्यू पॉइंट से ही नहीं, वैसे भी तुम इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, स्टेटमेंट दे करके भी ये तुमसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कि ये लाइन दे देगा और तुम्हें कहेगा एक्सप्लेन व्हाई, ऐसा। ठीक है, तो एक काम करो, इसके जस्ट नीचे क्वेश्चन पुट करो, यही स्टेटमेंट लिखना, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट all contracts are agreements. Explain why, या फिर वो तुम्हें कमेंट करके भी क्वेश्चन लिख सकता है। ठीक है, डिफरेंस क्लियर है एकदम। फर्स्ट पॉइंट हमने डिफरेंस का क्या लिखा, मीनिंग लिखा। सेकंड के अंदर क्या लिखा, सेक्शन नंबर। थर्ड स्कोप। फोर्थ लीगल ऑब्लिगेशंस। फिफ्थ नेचर लिख दिया। ठीक है ये, ओके। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो लिखेंगे उसकी हेडिंग एक बार लिखो, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी इसमें ये बोल रहा है कि इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो कुछ ऐसे पॉइंटर्स होते हैं, अभी हम लोगों ने ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन ये सब तो पढ़ लिया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो फर्क है कॉन्ट्रैक्ट में और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वही होगा जिसके अंदर अभी हम जो एसेंशियल्स लिखेंगे ना वो प्रेजेंट होने चाहिए, तो ही दैट इज कॉल्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसेंशियल्स जो है वो कुछ ऐसे हैं जो हमें एक्ट के अंदर प्रोवाइड कर रखे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो एक्ट में प्रोवाइड नहीं कर रखे लेकिन फिर भी वो इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने ये प्रैक्टिस में देखा है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखा है कि वो सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक बार फ्लो चार्ट बनाते हैं, पॉइंटर्स लिखते हैं उनके अंदर कि कौन से सेक्शन में दे रखे हैं और कौन से इसमें नहीं दे रखे हैं, ऐसा करके। तो इसमें लिखेंगे एक तरफ इसेंशियल्स गिवन अंडर सेक्शन 10। कभी भी हमें अंडर सेक्शन लिखना होता है ना, तो हम ऐसे U/S करके लिखते हैं, अंडर सेक्शन 10। और एक आते हैं नॉट गिवन अंडर सेक्शन 10।
फर्स्ट है वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेकंड है इसमें फ्री कंसेंट। थर्ड है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। फोर्थ है इसमें कंसिडरेशन। देन फिफ्थ आएगा lawful consideration and object। सिक्स्थ नॉट डिक्लेयर्ड एज void। ये सारे सेक्शन 10 के हिसाब से हैं। इधर हम लिख रहे हैं टू पार्टीज intention to create legal relations थर्ड है लीगल फॉर्मेलिटीज। फोर्थ है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। लास्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, डन। अभी सिर्फ तुम लोग ये इंडेक्स प्रिपेयर करो। ये सारी टर्म्स का मतलब क्या होता है ये हम लोग एक एक करके अभी समझेंगे, तो तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि इन सब का मतलब क्या। अभी एक साथ नहीं समझते हैं इसको। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग इस वाली हेडिंग के साथ, है ना। तो फिर से ये वाली हेडिंग डालोगे तो, और उसके अंदर फर्स्ट वाले को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एसेंशियल्स अंडर सेक्शन 10। और इसके अंदर फर्स्ट कौन सा आता है? बिल्कुल, वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब इसको समझते हैं कि ये क्या होता है।
अब देखो, वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कुछ नहीं है ये, जो हमने पीछे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन देखी थी ना, वही की वही डेफिनेशन सेम तुम्हें इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी। ओके, सिंपल सी चीज ये है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को ऑफर दिया हो और दूसरी पार्टी ने उसके बदले उसको क्या किया हो, एक्सेप्टेंस दिया हो। अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस ये नहीं है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। ओके, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ही इसका ये है ना, अभी यही नहीं हुआ तो फिर आगे कैसे होगा। अच्छा, तुम लोग है ना बिना फाउंडेशन करे सीधे फाइनल में पहुंच सकते हो क्या? नहीं पहुंच सकते ना, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया बिना ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के? नहीं बन सकता, तो इसलिए वो हमारा सबसे पहला स्टेप रहेगा ही रहेगा। ओके, इसके आगे तुम लोग है ना क्या करो, इतना लिख के छोड़ दो, डिफाइन ऑफर। एक पॉइंट में ऑफर डिफाइन करना है और दूसरे पॉइंट में हमें एक्सेप्टेंस डिफाइन करनी है। ये हम ऑलरेडी डेफिनेशंस में लिख चुके हैं, तो बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब सेकंड वाला फिर कौन सा आया था इसमें एलिमेंट? प्री कंसेंट। ओके, अब देखो यहाँ पे फ्री कंसेंट का मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी कंसेंट जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है ना, जिसके बदले पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब ये है कि सामने वाले को जब हमने ऑफर दिया था ना, तो हमारा ऑफर देने के पीछे पर्पस क्या था कि वो हमें अपनी असेंट देगा। बट क्या हम उसके ऊपर जोर जबरदस्ती कर रहे थे? प्रेशराइज किया था क्या उसको? डराया धमकाया था क्या? नहीं ना, अपनी मर्जी से दे रहा था ना, हाँ या ना, जो भी उसको बोलना था ना। इसीलिए यहाँ पे प्री कंसेंट होना इंपॉर्टेंट है, विच मीन्स कि आपको कोई भी इस टाइप की एक्टिविटीज उसके साथ नहीं करनी है। उसको फ्रीली डिसाइड करने दो कि वो यस करना चाहता है या नो करना चाहता है। ओके है ये? तो अब मैं एक स्टेटमेंट इसमें लिख रही हूं। प्री कंसेंट का मतलब वही होता है, टू पर्सन्स आर सेड consent with each other when they agree upon same things in same sense। ये हमारा कीवर्ड है, सेम थिंग्स इन सेम सेंस। और इसी चीज को एक और वर्ड बोला जाता है, दैट इज कंसेंसस एड ईडम। लीगल मैक्सिम है ये, इसीलिए अजीब सा लग रहा है तुम्हें। लीगल लैंग्वेज में इसको लिखते हैं हम कंसेंसस एड ईडम। तो दो लोगों में हम तब मानेंगे कि कंसेंट है जब वो एक दूसरे के साथ अग्री कर रहे हैं, सेम चीज को सेम सेंस में अग्री कर रहे हैं, सेम थिंग्स इन सेम सेंस। इसका मतलब ये है कि मैं जिस चीज को जिस वे में इंटरप्रीट कर रही हूं ना, मतलब उसका जो मतलब मैं निकाल रही हूं, तुम भी उसका वही मतलब निकाल रहे हो, तब हम क्या कहेंगे कि हम दोनों का क्या है, कंसेंट आ चुका है, फ्री कंसेंट आया है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों पार्टीज एक ही चीज को एक ही तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि मैं उसका कुछ और मतलब निकाल रही हूँ और तुम उसका कुछ और मतलब निकाल। ओके ये? ठीक है, एक चीज इसमें और होती है, कंसेंट, एक लाइन छोड़ के लिख लेना, इज सेट टू बी फ्री
when it is without। पांच चीजें हैं जो इसमें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ये पांचों चीजें इसमें नहीं होंगी, तब हम कहेंगे कि हमारा कंसेंट क्या है, फ्री कंसेंट है। कोएर्जन, COERCIO। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ऊपर हमने मतलब समझा कंसेंट का मतलब क्या होता है, सेम थिंग्स को सेम सेंस में अग्री करना। कंसेंट आपकी फ्री कब कहलाएगी, फ्री कंसेंट ये कब होगी, तब होगी जब इसके अंदर ये पांचों चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके, ये नहीं होना चाहिए, विदाउट लिखा हुआ है, ये ध्यान देना। क्या क्या चीजें नहीं होंगी, पहला कोएर्जन, कोएर्जन का मतलब होता है डराना धमकाना। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि बिना मतलब किसी को प्रेशराइज नहीं करना है, अपना इन्फ्लुएंस नहीं डालना है उसके ऊपर, है ना, मतलब जबरदस्ती आप उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन थर्ड फ्रॉड, फ्रॉड तो फ्रॉड होता है, अगर आप फ्रॉड करके किसी से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवा रहे हो तो ये भी क्या है, गलत। देन मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन यानी आप गलत तरीके से क्या कर रहे हो, फैक्ट्स को प्रेजेंट कर रहे हो, यानी बात एक्चुअल में कुछ और है लेकिन आप बोल उसको कुछ और रहे हो, ऐसा। जैसे कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाए 10 लाख रुपए, लेकिन जानबूझ के वो इन्वेस्टर्स को क्या बता रही है, हमने 20 लाख के प्रॉफिट्स कमाए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। लास्ट है मिस्टेक, यानी गलती से, ना, गलती से कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को मैंने कुछ और समझ लिया, सामने वाली पार्टी ने कुछ और समझ लिया, दोनों में क्या हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस्टेक हो गया। अब अगर ये पांचों चीजें हैं तो फ्री कंसेंट है क्या, फ्री कंसेंट है, नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है। ये पांच चीजें अगर प्रेजेंट हैं तो फ्री कंसेंट नहीं हो। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, तब आपका क्या होगा, फ्री कंसेंट होगा। तभी तो हमने ऊपर लैंग्वेज में ये लिखा है ना, कंसेंट इज टू बी फ्री व्हेन इट इज विदाउट, यानी दीज 5 फैक्टर्स शुड नॉट बी देयर, तभी वो क्या कहलाएगा, फ्री कंसेंट कहलाएगा। अब क्लियर है एकदम। कंसेंसस एड इडम का मतलब क्या होता है, ठीक है, सेम थिंग को सेम सेंस में अगर आप अग्री करते हो, यानी कि मैं भी वही मतलब निकाल रही हूं जो तुम निकाल रहे हो, तब फिर वो क्या कहलाएगा, कंसेंट कहलाएगा। आया समझ। एक तरीके से तुम लोग अपने पास पेंसिल्स भी रखा करो। हम लोगों ने क्या किया अभी, इस पूरे एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे हमने कंसेंट का मीनिंग लिखा है, ठीक है, और यहाँ आकर के हमने प्री कंसेंट का मीनिंग। ओके, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। पर कंसेंट का मतलब लिखा है हमने, नीचे फ्री कंसेंट का मतलब। यहाँ तक क्लियर। हमने कौन कौन से दो इसेंशियल्स पढ़ लिए अभी तक,
प्री कंसेंट, ठीक है, परफेक्ट है। सेक्शन 10 वाले पढ़ रहे हैं या बिना सेक्शन 10 के पढ़ रहे हैं? सेक्शन 10 वाले ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट, वैसे पता है ये सारे टॉपिक्स हम बहुत ज्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा है तो हम इनको इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं कि कल को अगर तुमसे इकट्ठा क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना कि एक्सप्लेन व्हाट आर द एसेंशियल्स, तो तुम ये सारे पॉइंट शॉर्ट शॉर्ट में समझा। नेक्स्ट लिखो। ठीक है, अब हम लोग इसमें कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या हर एक इंसान कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए केपेबल होता है क्या? ना चाहिए? नहीं। छोटा बच्चा कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेगा? नहीं, लिखना ही नहीं आता, साइन कहां से करेगा? राइट। अच्छा, कोई ऐसा पर्सन जिसका दिमाग ठीक नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा एंटर? नहीं कर पाएगा ना। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसमें इतनी सोचने समझने की बुद्धि नहीं है कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस को समझे, इसीलिए हमने इनके लिए मना कर रखा है। ये टॉपिक यही कह रहा है कि कौन कौन सी पार्टीज केपेबल होती हैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने की। ओके, तीन पार्टीज हैं। एक तो माइनर नहीं कर सकता, दूसरा जो अनसाउंड माइंड का है भी नहीं कर सकता, और तीसरा जिसको लॉ ने डिस्क्वालिफाइड कर दिया, कानून ने बोला है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करोगे, वो पर्सन नहीं करेगा। अभी कंपनी के बारे में तुम लोग पढ़ के आए हो 12th में, थोड़ा कंपनी पढ़ा होगा ना, कंपनी में डायरेक्टर्स ना। अभी अगर सपोज करो डायरेक्टर्स को मना कर दिया जाए कि तुम किसी भी कंपनी के पेपर पे साइन नहीं करो, कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करोगे, करेंगे ना, फिर थोड़ी ना हिम्मत हो जाएगी उनकी साइन करने की। नहीं, तो अगर लॉ ने कहा है तुम्हें कि नहीं तुम कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करोगे, बस फिर तुम डिस्क्वालिफाइड हो गए, तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करो, ऐसा। तो इसमें लिखो, फॉलोइंग पार्टी, अब वो कौन कौन सी पार्टीज हैं जो केपेबल नहीं होती हैं? ठीक है, ये तीन पार्टीज है हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं, फिर एंटर करेगा कौन, कर कौन सकता है? इसका उल्टा है, ठीक है, यानी कि मेजर साउंड माइंडेड पर्संस नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, हाँ, या फिर क्वालिफाइड बाय लॉ, ऐसा। एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट कर देना तो वो लोग क्या हो जाएंगे, केपेबल। एक बात और नोटिस, बच्चे ना क्या करते हैं, यहाँ अगर तुमने, अगर ऊपर वाले यहाँ पे पॉइंट में तुमने यहाँ पे नॉट लिखा है ना, ध्यान रखा है यहाँ पे फिर तुम ये तीनों पॉइंट्स लिखो। ओके, अगर नॉट नहीं लिखा है और तुमने ऐसा लिखा है कि फॉलोइंग आर केपेबल, तो इनका उल्टा करके लिखना है फिर हमें, मेजर साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड लिखना है, क्योंकि बच्चे ऊपर भी नॉट कर देंगे नीचे भी नॉट कर देंगे।
ना, तो ऐसे मत गड़बड़ मत कर देना ये इंग्लिश लिखने के अंदर वो। ठीक है, इतना समझ आता है। कितने एलिमेंट्स हो गए, कौन कौन से? ठीक है, परफेक्ट है। अभी नेक्स्ट फोर्थ आएगा इसमें, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, और इसके लिए भी एक लीगल मैक्सिम हम यूज करते हैं। क्विड प्रो क्वो। तो कंसिडरेशन जो है वो पार्टीज की तरफ से होना चाहिए, या एक ही पार्टी की तरफ से होगा तो भी? दोनों पार्टीज की तरफ से होना चाहिए। समथिंग का मतलब कुछ भी है, एनीथिंग, जैसे मनी भी हो सकता है, एक्ट भी हो सकता है, ये भी बात हमने पहले ही डिस्कस करी थी ना। बस एक चीज तुम्हारे लिए यहाँ पे नहीं है, वो क्या है, ये लीगल मैक्सिम जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, क्विड प्रो क्वो। ओके। अब कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन के अंदर तुमने इस टाइप से लीगल मैक्सिम्स दे करके उसके ऊपर अब अगर तुम्हें ये लीगल टर्म्स लर्न नहीं, हमारा स्ट्रेट आंसर के जीरो है। कैसे ही नहीं कर पाओगे इसका मीनिंग क्या है ना। तो इसीलिए हमें इनके मीनिंग्स लर्न करने हैं कि क्विड प्रो क्वो के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाए तो हमें समझ जाना है कि हमें कंसिडरेशन पे शॉर्ट नोट। ठीक है, बस इसमें इतना ही है। फिफ्थ पॉइंट, lawful consideration and object. Object or consideration is said to be lawful unless it is prohibited by law, it is of such a nature that if permitted will defeat the provisions of law. Involves injury to a person or property
ठीक है, हम लोग ये एलिमेंट देख रहे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन जो है वो आपका लॉफुल होता है अनलेस। अनलेस का मतलब ये हुआ कि अब जो ये पॉइंटर्स लिखे हुए हैं ये लॉफुल है या ये अनलॉफुल है। ये सारे पॉइंट्स जो है आपके ये क्या है, अनलॉफुल। ठीक है, क्योंकि ऊपर अनलेस वर्ड आ गया ना, इस वजह से। अनलेस इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, अगर उसको लॉ ने प्रोहिबिट कर रखा है, लॉ ने मना किया कि तुम्हें ये काम नहीं करना, जैसे ड्रग्स का स्मगलिंग तो तुम्हें नहीं करना है, तो लॉ ने मना कर रखा है उसके लिए, तो वो एक्ट हमारा क्या हो जाएगा, अनलॉफुल। ठीक है। सेकेंड, इट इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड विल डिफीट द प्रोविजंस ऑफ, अगर हमने इस चीज को अलाउ कर दिया ना तो ये चीज क्या करेगी, लॉ के प्रोविजन डिफीट करेगी, यानी लॉ के प्रोविजन फुलफिल नहीं हो पाएंगे। थर्ड, फ्रॉड्यूलेंट है वो भी अनलॉफुल है। नेक्स्ट, किसी पर्सन को, प्रॉपर्टी को इससे क्या हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, इंजरी हो गई है, तो भी वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अनलॉफुल। लास्ट, वो इमोरल है, यानी कि हमारी वैल्यूज के अगेंस्ट है या फिर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, यानी लोगों के हित में नहीं है। एंड दूसरा वो क्या है, मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट है, मतलब हमारे के हिसाब से नहीं है, तो हमारा कल्चर है, हमारे वैल्यूज है, उनके हिसाब से ये नहीं, ऐसा। ये सारे पॉइंटर्स जो है ये क्या है, लॉफुल है या अनलॉफुल है, ये सब क्या है, अनलॉफुल है। ठीक है, ऑल दीज पॉइंटर्स आर अनलॉफुल। व्हाई, बिकॉज ऊपर अनलेस वर्ड आ गया ना भाई, वैसे तो सारे ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल हो, इनको छोड़ करके। ठीक है, अनलेस लिखा हुआ है, अगर ऐसा ऐसा सब कुछ है तो फिर हमारा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल। हमने कितने एलिमेंट्स कवर कर, कौन कौन से, ठीक है। अब इसमें सेक्शन 10 में एक ही बच रहा है, राइट, उसको हम लोग कल खत्म करते हैं, और फिर जो सेक्शन 10 के अलावा जितने, ठीक है, आज इतना ही, लास्ट क्लास है आप लोगों की। ऐप पे एडेड हो, एक बार ज्वाइन, आते सी स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट हो, वरना ये इनको तुम बाद में वॉच नहीं कर पाओगे इसीलिए।